आप आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत बहुत अपॉलॉजीज़ के साथ कि आज बहुत डिले हो गया शो इसलिए डिले हो गया कि आज कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रैफिक रास्ते में मिली है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 20 मिनट का रास्ता 55 मिनट्स में जाके हुआ है। बट आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जिनको मैं मेंशन कम से कम आज करना चाहता हूं, क्योंकि इतनी डिटेल्ड किस्म की चीज़ें हैं कि जिनको अगर थोड़ा थोड़ा मेंशन करें तब भी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं अभी सिर्फ उनके ऊपर टच करूंगा और उसके बाद अगले आने वाले जो शोज़ होंगे हमारे, यानी अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते, मैं एक एक टॉपिक को लेके और उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। नंबर 1, हर कोई जानता है या जानता होगा, या जिसको नहीं पता उनको पता चल जाएगा, MM एंड अदर्स का डिसीजन आ चुका है। इस फ्राइडे, जो पिछला फ्राइडे गुजरा है, सुबह 10 बजे कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से डिसीजन अनाउंस कर दिया गया। खबर अच्छी नहीं है ऑब्वियसली। 18,600 की जो इनकम रिक्वायरमेंट रखी गई थी उसको कोर्ट ऑफ अपील ने मेंटेन किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी जो भी इश्यूज उठाए गए थे हाई कोर्ट के सामने, उन तमाम इश्यूज को रद्द कर दिया गया। यानी जो थर्ड पार्टी फंडिंग की बात थी, वो सारी चीज़ें सब कुछ खत्म कर दिया गया और यही कहा गया है कि जो होम ऑफिस ने कहा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से डिसीजन किया गया था और जो रूल्स में चीज़ें डाली गई थी, वो सब कुछ सही है और उनको कायम रखा जाएगा। नतीजा क्या होगा? अब पहली चीज़ ये है कि उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आई एम श्योर कि उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है और उसको चैलेंज किया जाएगा। और कितने महीने लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि किसी को कोई जल्दी नहीं होगी कि इसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। आपको टाइम लगेगा इसके अंदर। नतीजतन अब क्या चीज़ होनी है, होम ऑफिस की जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि 28 जुलाई के बाद से, यानी जो 28 जुलाई आने वाली है, उसके बाद से आप लोगों को अपने केसेस के बारे में डिसीजंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कौन से डिसीजंस हैं? जो उन तकरीबन 4,000 फैमिलीज़ को ऑन होल्ड रखा हुआ था, जिनके इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, और ये कहा गया था कि जब ये जजमेंट आएगी, MM एंड अदर्स की जजमेंट आएगी कोर्ट ऑफ अपील की, उसके बाद उनका फैसला किया जाएगा। उनके फैसले अब आना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली केसेस में क्या होगा, आपको राइट ऑफ अपील अगर बनता है तो आपको मिलेगा, आप कोर्ट में जाएंगे और वहां जाके हो सकता है अगर आप एक्सेप्शनैलिटी दिखा सकते हैं तो आर्टिकल 8 के ऊपर आप अपने केस को जीत सकें। वो सब डिपेंड करता है इमिग्रेशन जजेस के सामने, जिनके सामने आप जाते हैं। केस बाय केस बेसिस पे उस चीज़ का फैसला किया जाएगा। दूसरी बात, जो नतीजा होगा इन केसेस का, जिन केसेस के अंदर आपको अपील का राइट नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा? आपको नई एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपनी इनकम जो रिक्वायरमेंट है उसको दिखाना पड़ेगा। वो चीज़ जो थी कि जो एक उम्मीद लगा के लोग बैठे थे कि शायद पैसे कम हो जाएंगे और वो उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएंगी, वो चीज़ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल तमाम रास्ते ख़त्म हो गए हैं, तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। आप अगर एक ब्रिटिश नेशनल हैं, आप यूरोप से जाके अभी भी उस रास्ते से आ सकते हैं, जो काम किया जा सकता है। एक लीगल रास्ता है, कानून के अंदर है। कितनी जल्दी उसको बंद कर दिया जाएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, जैसे जैसे इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, मेरा ख्याल है उतनी ही जल्दी इसके ऊपर क्लैंप डाउन भी कर दिया जाएगा। ये तो एक चीज़ है। MM एंड अदर्स एक टॉपिक था जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था आज। दूसरा टॉपिक है कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 का कुछ हिस्सा आज से, यानी आज 14 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। उसकी कमेंसमेंट डेट आज से शुरू कर दी गई है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो बैंक स्टेटमेंट्स के, जो बैंक अकाउंट्स को चेक करना है, ड्राइवर्स लाइसेंसेस चेक करने हैं, जो लैंडलॉर्ड से परमिशंस चेक करनी है, बल्कि हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, जो 2-3 ने तो मुझे अभी बताया है कि जो जब रिपोर्टिंग के लिए गए हैं तो उनको पूछा गया है कि आप किसके पास रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वहाँ से उससे लैंडलॉर्ड से एक परमिशन लेटर ला के दें कि आप उसके पास किस तरह से रह रहे हैं। अगर आपके पास स्टेटस नहीं है और आपके लैंडलॉर्ड ने आपको वहाँ पे प्राइवेट टेनेंट के तौर पे रखा हुआ है, तो हो सकता है इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए। ये भी एक आगे से मुश्किल पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो NHS की रिक्वायरमेंट्स हैं, NHS के रजिस्ट्रेशन हैं, उनको भी चेक किया जाएगा। बैंक का मैंने पहले बता दिया, जिक्र कर दिया कि अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा सकती है कि इस एक्ट के तहत वो भी किया जाए। अभी जो उसमें लिखा हुआ होम ऑफिस की जो अनाउंसमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि जो राइट ऑफ अपील चेंज करने वाला प्रोविजंस हैं उनको अभी उन्होंने इनैक्ट नहीं किया, यानी अभी उन्होंने वो डेट नहीं दी कि जिस डेट से वो स्टार्ट होंगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी आज की डेट से उसको उन्होंने कानून का हिस्सा बना दिया है और अब आप आगे से अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में इसके बारे में बहुत कुछ और सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और महसूस भी करेंगे।
तीसरा टॉपिक जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता था वो ये है कि कुछ चेंजेस अनाउंस की गई हैं इमिग्रेशन रूल्स में, जिनको उन्होंने इफेक्ट करना है या इफेक्ट दे दिया है 11 जुलाई 2014 से, यानी 3 दिन पहले उसका इफेक्ट शुरू हो भी चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो टियर 1 एंटरप्रेन्योर की बात है। टियर 1 एंटरप्रेन्योर आप सब जानते हैं, या जो नहीं जानते उनको पता चल जाएगा, वो कैटेगरी है जिसमें आप जाते हैं कि अगर आपके पास 50,000 पाउंड है या आपके पास 2 लाख पाउंड है, आप उन दोनों में से अपनी सूटेबल कैटेगरी के अंदर जाके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको एक खुलासा पेश कर दूं कि इस टियर 1 एंटरप्रेन्योर स्कीम का हाल किया क्या गया है। जब इस स्कीम को अनाउंस किया गया, शुरू में इसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया, इसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, किस तरह से कि बहुत सारे लोगों ने खाली बैंक स्टेटमेंट्स लगा के टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ाज अप्लाई करने शुरू कर दिए। उसमें शुरू में काफ़ी वीज़े इशू भी हो गए, जिसमें कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि जी उनको ये पता चला कि जी हमारी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, अब हमें एंटरप्रेन्योर का वीज़ा मिल गया 3 साल का। बगैर सोचे बगैर समझे कि आगे इसका उनको कोई फ़ायदा मिल भी सकता है कि नहीं, लोगों ने बड़े बड़े पैसे भी इस्तेमाल किए, बड़े वकीलों ने, बड़े एजेंट्स ने, बड़े वो जो सारे लल्लू पंजू फिरते हैं जो पैसे बनाने के चक्करों में लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं इमिग्रेशन स्टेटस के लिए, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया उसके ऊपर। जहां तक मुझे पता है, मैंने यहां तक सुना कि 10-10 हज़ार पाउंड लोगों को चार्ज किया गया कि आपको बैंक स्टेटमेंट्स वो बना के दे देंगे और उन बैंक स्टेटमेंट्स की बेस पे आपको स्टेटस मिल जाएगा। मैं उस वक्त भी चीखता पीटता था कि अगर आप उस तरह की स्टेटस लेंगे तो कल को आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप उस बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे, वो बिजनेस चला नहीं रहे, तो आपका स्टेटस खत्म हो सकता है। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ट्रैवल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जी किधर है आपका स्टेटस, वो भी चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ मैं उसमें हमेशा कहता है कि अगर आप उसके अंदर एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेके चल रहे हैं तो आप किसी और जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते लीगली स्पीकिंग। सो अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। अगर वही सब कुछ करना है तो ये भाई इतने किसी को पैसे दे के करने की क्या जरूरत है, फिर आप ओवरस्टे होकर भी आप कर सकते थे वो, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन खैर लोग उस वक्त भी ज़रूरतमंद थे और हैं, और लोगों के हाथों उल्लू बन रहे थे और अभी भी बन रहे हैं। अब जो ये रूल्स के अंदर चेंज की गई है, इसमें उन्होंने ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों को बंद किया है। अभी कुछ चेंजेस आई थी जो दिसंबर 2012 में आई थी, 13 दिसंबर 2012 को चेंजेस आई थी, फिर कुछ जनवरी 2013 में चेंजेस आई थी, और अब ये लेटेस्ट चेंजेस आई हैं। अब उन्होंने एक तो चीज़ ये की है कि जी ये तो आप भूल जाएं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर हैं तो आप उससे स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म। इससे पहले क्या था, आप स्विच कर सकते थे। जनरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे चल रहे थे वो एंटरप्रेन्योर में स्विच नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए शर्त यह थी कि अनलेस आपकी जो फंडिंग है 50,000 की फंडिंग आपके पास मौजूद है, और वो फंडिंग आपको या यूके सीड कॉर्पोरेशन से मिल रही है, या आपको किसी यूके इनकॉर्पोरेटेड वो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल रही है, या आपको किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से मिल रही है। अगर इन तीनों में से किसी एक जगह से आपको फंडिंग मिल रही है तो एज ए स्टूडेंट आप अभी 11 जुलाई से पहले तक भी यहां से स्विच कर सकते थे। दूसरी चीज ये थी कि अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तो पीएसडब्ल्यू से आप स्विच कर सकते थे, आप एंटरप्रेन्योर 50,000 वाले पे भी जा सकते थे, एंटरप्रेन्योर 200,000 वाले पे भी जा सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये था कि अगर आप उन 3 कैटेगरीज में आते हैं तो आप उसमें से स्विच कर सकते थे। अब जो रीसेंट चेंज अनाउंस की गई है उसके अंदर उन्होंने वो भी चीज बंद कर दी है। अब उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिकली हर तरह से सारी सिचुएशन को खत्म कर दिया, अनलेस यूके सीड कॉर्पोरेशन की तरफ से या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आपको पैसे अवेलेबल किए गए हैं। अगर वो चीज है तो फिर ठीक है, अदरवाइज बाकी हर तरफ से बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि अगेन इसको इतना अब्यूज किया गया है कि उन्होंने कहा कि इनके रास्ते ही बंद करो, इनको कहीं से जाने की जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। एक तो ये चीज। दूसरी चीज और क्या चेंज आई है, अब लोग क्या कर रहे थे, 2 लाख पाउंड आपके पास है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने वो 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना है यूके में, लेकिन आपने एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई कर दिया और आपको वीजा मिल भी गया। अब क्या हो रहा है, वो 2 लाख पाउंड जिस किसी से आपने बोरो किए हुए थे आपने उनको वापस कर दिए कि जी मेरे पास तो वीजा लगा, मैं तो अब काम कर रहा हूं। अब आप कहीं और जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप किसी टेस्को में काम कर रहे हैं, आप किसी एसडा में काम कर रहे हैं, ये सोच के कि अच्छा मेरा काम चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, 3 साल किसने देखे, जब आएंगे तो देखी जाएगी। अब इसके अंदर जो अनाउंस किया गया है नई चेंजेस के अंदर, वो ये भी अनाउंस किया गया है कि जिन लोगों को पुराने टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीजा लगे हुए हैं,
यानी पिछले 1 साल के, 2 साल के, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये लोग अभी भी उस बिजनेस में काम कर रहे हैं जिसका इन्होंने वीजा लिया था। अगर आप उस एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे नहीं काम कर रहे, एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं काम कर रहे, तो आपका वीजा कर्टेल किया जा सकता है। ये उन सब लोगों के लिए वार्निंग है जिन लोगों ने अपने वीजे अप्लाई किए, उनको वीजे मिल गए, लेकिन वो अपने बिजनेसेस को एक्चुअली एस्टैब्लिश किए बगैर चुप करके बैठे हुए। ये दूसरी चीज़ है जिसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं डराने के लिए बातें नहीं करता, हमेशा की तरह वही कहूँगा कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसको रियलिटी के तौर पे देखा जाए और समझा जाए तो वो बेहतर है, बजाय ऐसे की तरह कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें कि नहीं 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 तूफान आया गुजर जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक को इफेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज, न्यू एप्लीकेंट्स के लिए जो अगेन एक चीज अब्यूज की जा रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने किया। एक तो उन्होंने ये चीज कही है कि जी आप अगर एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू विल नाउ नीड टू हैव अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अब बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब है कि आप अपने बैंक में जाएंगे और बैंक वालों से जाके अपना बिजनेस दिखा के फिर आप बिजनेस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब तक आपका बिजनेस नहीं होगा वो आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। दूसरी तरफ बैंकिंग को भी देख लीजिए, पिछले कुछ महीनों से बैंकिंग के अंदर भी बहुत सख्त चेंजेस आए हैं। अब उन चेंजेस का मतलब क्या है कि आप अगर कोई नया अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपसे बहुत सवाल जवाब करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, आपके वो बिजनेस प्लान्स वगैरह मांगते हैं, सारा आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या आप जेन्युइनली अपने बिजनेस में एंगेज्ड हैं भी कि नहीं। आपने बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए भी आपको काफी कुछ दिखाना पड़ेगा अपना सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए। और अप्लाई करने के लिए आपको ना सिर्फ अपना बिजनेस बैंक अकाउंट दिखाना है, आपको बल्कि यह भी दिखाना है कि आप एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। यानी जो भी आप काम कह रहे हैं आप करने जा रहे हैं, वो काम आप एक्टिवली कर रहे हैं। वो करेंगे तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी टियर 1 एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे एक बड़ा सिंपल सबसे पहला सवाल उठता है जो मेरे भी दिमाग में सबसे पहले उठा कि अभी आपका वीजा हुआ नहीं तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और कैसे आप काम करना शुरू कर दोगे, जबकि आपको पता ही नहीं कि कल को वीजा मिलता भी है कि नहीं। यही चीज है जिसके ऊपर वो जिसका फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि जितना डराओगे लोगों को उतना लोग सहम जाएंगे और हो सकता है इस काम से भी बाज आ जाए और इस काम को भी बंद कर दें। जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके एक रिस्क लेने को फिर भी तैयार होंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग शो करें, उस ट्रेडिंग के साथ हम अपना बैंक अकाउंट खोलें और फिर हम एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई करें। इस वक्त जो एस्टिमेट है वो ये है कि मोर देन 80% ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने टियर 1 एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था वो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं और वो जेन्युइनली वो काम नहीं कर रहे। होम ऑफिस के पास जो एविडेंस मौजूद है वो कहते हैं कि जी मोर देन 80% ऑफ दीज एप्लीकेंट्स जिन्होंने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था वो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे काम नहीं कर रहे, वो कहीं पे और एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और उस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो चलते जा रहे हैं कि पता नहीं जब तक भी उनका टाइम गुजरता है वो गुजारते रहे उसको। ये चीज अब वो इन्वेस्टिगेट करके बंद करने के पीछे आ रहे हैं। अगला पॉइंट, एक चीज जो हमारी एप्लीकेशंस के अंदर एक हिस्सा था और अक्सर लोगों के बिजनेसेस उसी तरह चलते थे। आप काम करते हैं किसी के लिए आप अकाउंटेंट है फॉर एग्जांपल, आप किसी एक फर्म के लिए काम करते हैं, आपका वीजा PSW था, आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपने क्या किया, आपने एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर दिया। एंटरप्रेन्योर के लिए आपने अप्लाई किया, ये क्या है कि जी ये 2-4 डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनके जो मेरे पास अभी ऑलरेडी हैं, जिनके साथ मैं काम करूंगा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होऊंगा और मैं इनके प्रेमिसेस पे जाके इनके लिए काम करूंगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आज आप एम्प्लॉय ए के पास गए, एम्प्लॉयर ए के पास गए, कल एम्प्लॉयर बी के पास गए, परसों एम्प्लॉयर सी के पास गए। अब आप 3 जगहों पे जाके इस तरह से काम कर रहे हैं। होम ऑफिस ने जो इस वक्त चीज एक और वार्निंग दी है वो ये कही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स ऑन साइट जाके अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड डिक्लेयर करके ऑन साइट किसी के लिए जाके काम करते हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। यानी अगर आप वो अकाउंटेंट हैं कि जो एक्चुअली किसी के लिए जॉब कर रहा है लेकिन उसने एंटरप्रेन्योर वीजा लेके शो ये किया हुआ है कि मैं कहीं पे जाके सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके पीछे भी होम ऑफिस अब आ सकता है, वो ये इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सारी जो चेंजेस हैं, जो ये सारे स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है, निहायत अहमकाना किस्म की स्ट्रिक्टनेस है। क्यों? बिकॉज अभी ये गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि जितनी ये सख्ती करने जा रहे हैं और जितनी ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इनकी इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। इनकी नजर में हर मर्ज का जो वजह है वो इमिग्रेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
इनकी नजर में हर क्राइम जो किया जा रहा है, हर डिबैकल जो हो रहा है, हर इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंच रहा है, वो इमिग्रेंट्स की वजह से पहुंच रहा है। इनकी नजर में जो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो इमिग्रेंट्स की वजह से है। इनकी नजर में एनएचएस के ऊपर जितना बोझ है वो सारा इमिग्रेंट्स की वजह से है। ये सब गलत है और मैं ये चैलेंज करता हूं इस वक्त बैठ के अपने इस शो के अंदर कि आज से चंद साल बाद इन सारी चेंजेस को रिवर्स भी किया जाएगा और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी इजी मराहत भी पेश की जाएंगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहां पे एक्चुअली इंटरेस्ट करेंगी, बजाय इसके कि जो इस वक्त चीज चल रही है कि हर तरफ से हर एक को धकेला जा रहा है और निकाला जा रहा है। इस वक्त ये एंटरप्रेन्योर्स जो 2-2 लाख पाउंड ला के यूके इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके पीछे जब ये इतना भागेंगे तो जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी डर जाएंगे। वो क्यों आएंगे यहां पे? अगर मुझे यहां पे बैठ के जलील किया जाएगा, होम ऑफिस की तरफ से सवाल जवाब किए जाएंगे और इतना ख्वार किया जाएगा कि मैं बिल्कुल घबरा जाऊं और मेरी कोई इज्जत ना रह जाए, तो मैं क्यों आऊंगा इस मुल्क में? मैं कोई और मुल्क चूज करूंगा। और यही चीज मैं बाकी सब लोगों को भी देख रहा हूं और कहता हूं कि आपके लिए यूके इज नॉट द ओनली कंट्री जहां पर आप आके काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख पाउंड है, इस वक्त लाटविया का एग्जांपल देता हूं। लाटविया में इस वक्त भी 72,000 यूरोज अगर आप खर्च करें तो आपको वहां पे जाके एंटरप्रेन्योर का वीजा मिल जाएगा, जिसका मतलब ये कि अगले 5 साल के बाद आप वहां पे परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं, जिसका मतलब ये कि चंद साल और गुजार के आपको वहां की नेशनलिटी मिलती है और आप कहीं पे भी यूरोप में जाके रह सकते हैं, बल्कि दुनिया में भी कहीं जाके रह सकते हैं 72,000 के ऊपर। लेकिन ये 72,000 यूरोज सिर्फ सितंबर तक है। सितंबर से लाटविया के अंदर भी वो 2.5 लाख यूरो पे चला जाएगा। लेकिन अभी अगस्त और सितंबर का पूरा महीना बाकी है जहां पे आप अभी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी कंट्रीज को देखें। इस वक्त आप आयरलैंड के अंदर देखें, आयरलैंड में ऑलरेडी 2.5 लाख यूरो के ऊपर आप जाके काम कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर आप कोई बहुत स्किल्ड कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, तो वहां आप विद इन 70-75,000 यूरोज काम कर सकते हैं। वो भी एक कैटेगरी है। सो ऑप्शंस हर जगह पे मौजूद है। मैं जब से बात कर रहा हूं कि हम यूरोप के अंदर जा रहे हैं और डिफरेंट ऑप्शंस निकाल रहे हैं, उसके अंदर यही चीजें सामने आती हैं और मैं अब आपके साथ आगे शेयर करता रहूंगा। अब वो टाइम आ गया है, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, नाउ इज द टाइम टू सेपरेट द बॉयज फ्रॉम द मेन। अब पता चलेगा कि कौन से वकील कितने पानी में हैं, कि वो क्या निकाल सकते हैं। अब 2 तरह की चीजें निकलेंगी। इस तरह की जब सख्ती आती है तो 2 तरह के ऑप्शंस निकलते हैं। एक वो वकील होगा या वो बैरिस्टर होगा या वो सोलिसिटर होगा जो काबिल किस्म का आदमी होगा, जो आपको कोई और ऑप्शंस निकाल के देगा जो लीगल होंगे, कानून के अंदर रहते हुए होंगे। दूसरा वो वाला वकील होगा या वो एजेंट होगा जो फौरी तौर पे इसका तोड़ निकालेगा, जो शॉर्ट टर्म तोड़ होगा, जो आपसे कहेगा वो जी मेरा बंदा जानने वाला है, मैं काम करा देता हूं। जो आपसे कहेगा मैं इतने पैसे लूंगा, डॉक्यूमेंट बना देता हूं। जो आपसे कहेगा मैं इतने पैसे लूंगा, तुम्हारी शादी करा देता हूं, यहां से किस्सा ही मुक जाएगा। ये वो लोग हैं जिनसे आपको बच के रहना है। मैंने अभी तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं देखा जिसने किसी को पैसे देके शादी की हो और उसके बाद उसका 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस लगा हो और वो खुशबाश बैठा हो कि जी मेरा सारा चक्कर सही तरीके से चला है। होता क्या है, किसी को पैसे दे दिला के शादी करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो आंखें दिखाती है और उसके बाद बैठे होते हैं कि अच्छा जी 3 साल का इंतजार करें, सुना है 3 साल के बाद कुछ काम हो जाता है। 3 साल के बाद आपको फिर भी कुछ नहीं मिलता अगर आपके वो यूरोपियन ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज होने वाली पूरी चीज नहीं बनती। सो अपने आप को किसी के हाथ में उल्लू बनाना आपके हाथ में। आप अब जाके इन सख्तियों के सामने 2 चीजें कर सकते हैं, या अपना पैसा लौटा सकते हैं, जो भी आपकी जमा पूंजी है, किसी लुटेरे के हाथ में पकड़ा के, जो आपके साथ फ्रॉड करेगा, कल को आपको कुछ मिलेगा भी नहीं और वो गायब हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप उन वकीलों को देखें जो एक्चुअली आपको कानून के अंदर रहते हुए कानूनी मशवरे प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो मशवरा यूके के लिए ना हो सकता है कहीं और के लिए हो। सुने, अपने गौर से देखें उसको, अपने दिमाग में वो वसत लेकर आए कि आप और चीज़ों के लिए ओपन हो कि आप किस तरह से इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और कहाँ पे आपकी ज़िंदगी जाके बेहतर चल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूके को कंप्लीटली गिव अप कर दें, अगर आपका चांस बनता है। वो बहुत सारी फैमिलीज अभी ऐसी होंगी जहाँ पे बच्चे हैं जिनको यहाँ पे रहते हुए 7-8 साल हो गए हैं। येस, एब्सोल्युटली, आप पूरा ट्राई करो और आपको यहाँ पे मिलना भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मियाँ बीवी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन क्योंकि वो इमिग्रेशन रूल्स को पूरा नहीं कर सकते तो उनके लिए अभी काम नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश करते रहें, ह्यूमन राइट्स के अंदर कहीं ना कहीं फिर भी बात बनती है। अभी ह्यूमन राइट्स से भी कुछ चेंजेस आने वाली हैं, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट उसको कहाँ तक लेके जाएगी। एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, मैं अभी आज वो फ्री मूवमेंट का पढ़ रहा था, उसके अंदर वो कॉलिन जो की तरफ से एक बड़ा छोटा सा उसने बड़ा अच्छा एक एक्सेप्ट दिया हुआ था। उसने कहा एक सर्टेन पॉलिटिशियन था, उसने आज से काफ़ी साल पहले
बड़ी ज़बरदस्त स्पीचेस की। एक स्पीच में उसने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एज ह्यूमन बींग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको लुक आफ्टर करें उनकी ओल्ड एज में। जब वो ऐसी एज में पहुंच जाएं जहां वो काम ना कर सकें, जहां वो अपने आप को लुक आफ्टर ना कर सकें, तो ये हमारा काम बनता है कि हम उनको लुक आफ्टर करें। ये हमारी नॉर्म्स होने चाहिए, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा होना चाहिए कि अपनी बड़ों की इज्जत करो, उनको लाइबिलिटी मत समझो, बल्कि उनको देखो कि वो आपको और आगे से किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आगे से किस तरह आपको वो गाइडेंस दे सकते हैं, आगे किस तरह आपको वो एजुकेट कर सकते हैं। ये सारी रिस्पेक्ट एल्डर्स के लिए होनी चाहिए। A certain politician talked about this. उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी फैमिली लाइव्स हैं, उन फैमिली लाइव्स को देखना चाहिए। आपका जो एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि हाँ अनमैरिड पार्टनर्स के तौर पे रह रहे हैं, जब तक रहते रहेंगे ठीक है, नहीं चलेगा तो अलग-अलग हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज हैं कल नहीं है, डजंट मैटर। उसने कहा कि नहीं, एक शादी के ऊपर जोर डालो, एक जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसके ऊपर जोर डालो, इन चीज़ों को लेकर चला जाए। अब ये सारी बातें, ये अच्छी बातें डेविड कैमरन की हुई हैं 2006 में। अब 2006 में डेविड कैमरन इज मेकिंग अ स्पीच सेइंग आवर एल्डर्स शुड नॉट बी आवर लायबिलिटीज, दे शुड बी ट्रीटेड एज पीपल हु कंट्रीब्यूट टू आवर लाइव्स। अब ये पॉइंट 2006 में ठीक था, लेकिन आज की गवर्नमेंट में व्हेन डेविड कैमरन इज द प्राइम मिनिस्टर, एल्डर्स के ऊपर जो रूल्स बनाए गए हैं 9 जुलाई 2012 के, उसके ऊपर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया गया है कि आप अपने एल्डर्स को यहां पे अपने साथ स्पॉन्सर करके लेकर आ सके। मैं एज ए ब्रिटिश नेशनल अपने फादर को स्पॉन्सर करना चाहता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रूव ये करना पड़ेगा कि या तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उनको वहां पे अपने कंट्री में हेल्प देना, या ये कि अपनी एज, इलनेस या किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते। और अगेन, अगर मैं कहता हूं कि मैं उनको वहां पे लुक आफ्टर करना अफोर्ड नहीं करा सकता, तो सिंपल सवाल सबसे पहले ये उठता है कि इसका मतलब आप उनको यहां पे लाके बेनिफिट सिस्टम के ऊपर डालना चाहते हैं। आप इधर भी नहीं जीत सकते और आप उधर भी नहीं जीत सकते। इस रूल को जब से लाया गया है, ये जो 9 जुलाई 2012 को रूल बना था, जिसके अंदर उन्होंने पेरेंट्स को एज डिपेंडेंट पेरेंट्स जो ये जो डिफिकल्टीज बनाई हैं, उसके बाद हार्डली किसी को भी आपने सक्सेसफुल होते देखा होगा। मोर देन 90% एप्लीकेशंस रिफ्यूज्ड। आप आगे से अपील्स को देखें, अपील्स रिफ्यूज्ड। कहां से जाके आप उन रूल्स के अंदर जीत सकते हैं? कहीं से भी नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? मना कर दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो इमिग्रेशन रूल्स को। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, हर कुछ साल बाद एक वेव आती है और उस वेव के बाद उसका नीचे भी उसने जाना होता है और उसने ऊपर भी जाना होता है। सो ये दोनों चीजें चल रही हैं। ठीक नाज़रीन, बहुत माफ़ी चाहता हूं, मैं खुद बुरा फील कर रहा हूं कि मैं आज बहुत ज़्यादा बात करना चाहता था इस प्रोग्राम में इन नई चेंजेस के बारे में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगले कुछ प्रोग्राम्स को मैं डिवोट करूंगा इन पॉइंट्स के ऊपर, और मैं एक पॉइंट को लेके एक टारगेट करके मैं इन एप्लीकेशंस को, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा। अगर कोई जनरल क्वेरीज है, आप मुझसे डेफिनेटली ईमेल पे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते मैं एक तो सबसे पहली चीज़ के टाइम पे पहुंचूंगा, और दूसरी चीज़ ये कि मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ टाइम उसके अंदर ज़रूर डिवोट करूंगा जहां मैं लोगों के साथ जनरली उसके ऊपर बात करूं। बाकी फेसबुक और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी डालता जाया करूं जो लोगों को फायदेमंद हो। मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस भी उसके ऊपर डालूं जिसके ऊपर हमारी बातचीत चल सकेगी। हमेशा की तरह आप मुझे ढूंढना चाहें तो आप मुझे लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, मेरे ऑफिस की वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, मेरे नाम से ढूंढ सकते हैं, और अब तो कुछ लोग जानते भी हैं और उनसे भी पूछ के ढूंढ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। गुड इवनिंग एंड खुदा हाफिज़।